मैं जब महल में दाखिल हुई तब मेरी उम्र 30 साल थी। शाही मापदंडों के हिसाब से व्यावहारिक रूप से मैं बुजुर्ग मानी जा रही थी। पहली रात जब मुझे सम्राट के पास भेजा गया तो वह मुझे देखकर इतने घबरा गए कि कमरे से बाहर ही भाग खड़े हुए। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया कि उनके दिल में जगह बनाने की फालतू होड़ में मुझे नहीं पड़ना है। मैंने सोचा, छोड़ो यार, आराम से जिंदगी जिएंगे। एक तरह से यह मेरी अर्ली रिटायरमेंट, जल्दी संन्यास जैसी जिंदगी थी। लेकिन सम्राट को यह मंजूर नहीं था। एक दिन उन्होंने मुझे दीवार से सटाकर रोक लिया। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने मुझसे पूछा, दीदी, क्या आपको मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? थोड़ा सा भी नहीं। राजधानी की कुंवारी लड़की। पूरी राजधानी में मेरी कहानी मशहूर थी। मैं देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेटी थी। एक ऐसी स्पिनस्टर उम्रदराज कुंवारी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं बदसूरत थी, बल्कि बिल्कुल इसका उल्टा था। मैं बहुत ऊंचे घराने से थी और बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मेरे नखरे और मापदंड आसमान छू रहे थे। एक बार एक बड़े विद्वान का रिश्ता आया तो मुझे लगा वह बहुत सीधे और कमजोर दिल के हैं। फिर एक जांबाज युवा जनरल का रिश्ता आया, पर वह बहुत रूखे और गंभीर थे। एक युवा रईस लड़का मिला जो मजाकिया तो था, पर शक्ल सूरत से कुछ खास नहीं था। इस तरह देखते ही देखते मैं 25 साल की हो गई, जबकि मेरे साथ के बाकी अमीर बच्चों के खुद के बच्चे गोद में खेल रहे थे। मेरी शादी तब भी नहीं हुई। उसी साल नए सम्राट गद्दी पर बैठे और महल के लिए लड़कियों का चयन शुरू हुआ। मेरे पिता ने एक गहरी सांस ली, पैर पटका और मुझे महल भेजने का फैसला कर लिया। उनका तर्क बड़ा अजीब था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस साम्राज्य को दे दी थी, तो सम्राट उनकी इस शादी न होने योग्य बेटी की जिम्मेदारी तो उठा ही सकते थे। उनके हिसाब से सब ठीक होना था। मैंने उनसे बस इतना ही कहा, पिताजी, क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आप क्या कर रहे हैं? सम्राट अभी सिर्फ 20 साल के हुए हैं। कुछ ही सालों में मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी कि उनकी मां लगूं। लेकिन पिताजी को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने आंतरिक मामलों के ब्यूरो में थोड़ी घूस दी और मुझे चयन प्रक्रिया में शामिल करवा दिया। मेरे निकलने से पहले मां ने मुझे चुपके से एक पोटली थमाई और कहा कि इसे महल के अंदर जाकर ही खोलना। महल में आई बाकी लड़कियां 15 या 16 साल की थीं। उनमें से कुछ को तो मैंने बचपन में अपनी गोद में खिलाया था। भगवान दया करे, मेरे पिता की घूस काम कर गई और मैं बिना किसी खास परेशानी के चुन ली गई। वहाँ खड़ी बाकी लड़कियों के बीच अपने बारे में फुसफुसाहट सुन सकती थी। वे कह रही थीं कि यह तो बूढ़ी है, इसकी उम्र निकल चुकी है। शायद बढ़ती उम्र ने मुझे थोड़ा शांत कर दिया था। सालों पहले की वो जंगली और घमंडी लड़की अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। अगर कुछ साल पहले की बात होती तो मैं उन पर झपट पड़ती, पर अब मैंने बस मुस्कुराकर पूछा, कोई परेशानी है क्या? उनकी लीडर, जो काफी तेजतरार और तीखे तेवरों वाली लड़की थी, ने मुझे घूरते हुए कहा, आंटी, मुझे लगता है आप गलत रास्ते पर आ गई है। उसने मुझे आंटी कहा। वह साफ तौर पर जानती थी कि मैं पिछले दरवाजे से आई हूँ, फिर भी उसमें मुझसे सीधे उलझने की हिम्मत थी। या तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ था या फिर वह बिल्कुल बेवकूफ थी। पर क्या उसका परिवार मेरे पिता से बड़ा हो सकता था? मैंने बस उसे देखकर एक मुस्कान दी। मेरे पिता साम्राज्य के सभी अधिकारियों में सबसे शीर्ष पर पहुंचे थे। उनकी इस ताकत का इस्तेमाल न करना उनके संघर्ष का अपमान होता। मेरी बात सुनते ही वहां खड़ी लड़कियां तुरंत सन्न रह गईं। बस वही लीडर की बुदबुदाई, बड़ी आई। मैंने उसे देखा और मन ही मन तय कर लिया कि भले ही मैं इस महल में आराम की जिंदगी जीऊं, पर इस छोटी बच्ची को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। यह मेरे पिताजी के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। मेरी पुरानी सहेली साम्राज्ञी माँ। वैसे मैं सिर्फ अपने पिता के दम पर इस महल में नहीं आई थी। एक और बहुत बड़ी वजह थी मेरी बचपन की सबसे पक्की सहेली जीवान टोंग। वह अब इस साम्राज्य की एम्प्रेस डाउजर साम्राज्ञी माँ थी। हम दोनों डायपर के दिनों से साथ बड़े हुए थे। जीवान टोंग में हमेशा से बहुत महत्वाकांक्षा थी। वह 16 साल की उम्र में महल में आई, 10 साल तक कड़ी मेहनत और राजनीति की, और न जाने कैसे आज वह इस मुकाम पर थी। यह वाकई हैरान करने वाला था। चूंकि नए सम्राट अभी गद्दी पर बैठे थे और काम में डूबे हुए थे, इसलिए लड़कियों को चुनने का पूरा जिम्मा जीवान टोंग पर ही था। जब मैं बाकी लड़कियों के साथ हॉल में गई तो जीवान टोंग ने मुझे देखते ही मुंह में भरा चाय का घूंट बाहर फेंक दिया। उसके आसपास के सभी लोग घबरा गए, पर मैं उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसकी दाद देनी पड़ेगी, वह अब देश की साम्राज्ञी थी, इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने नजरें उठाईं, कुछ खूबसूरत लड़कियों की तरफ इशारा किया और उन्हें शाही उपाधियां दीं। जब उसकी उंगली मेरी तरफ आई तो वह थोड़ी देर रुकी और फिर संभलकर पूछा, शेन परिवार की यह लड़की खुद को बहुत अच्छे से संभालती है। इन्हें नोबल लेडी
कि उपाधि कैसी रहेगी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मेरी सहेली हमेशा काम आती है। चयन के बाद मुझे चुनवा पैलेस दिया गया। मेरी रूममेट शूजिंग नाम की एक लड़की थी। बहुत ही प्यारी और गोल चेहरे वाली लड़की थी, जैसे कोई छोटा सा डम्पलिंग मोमो हो। बात करते हुए शर्मा जाती थी, पर सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने मुझसे कहा कि मैं दिखने में 18 साल की लगती हूँ। समझदार लड़की थी। मैंने उसकी तरफ बड़े प्यार से देखा। महल के पहले कुछ दिन और अनोखी रातें। उसी रात मुझे आखिरकार उस पोटली की याद आई जो माँ ने दी थी। मैंने उसे खोला तो देखा कि उसमें रोमांटिक उपन्यासों रोमांस नोवेल्स का एक बंडल था। लेकिन एक गड़बड़ थी, हर कहानी आधी कटी हुई थी। माँ, तुमने मुझे सिर्फ आधी ही कहानियाँ क्यों दी? महल में मेरा चौथा दिन था। एक रात किन्नर यूनिक शू जिंग को सम्राट के पास ले जाने आए। वह रो रही थी, मेरा हाथ पकड़कर कह रही थी कि वह नहीं जाना चाहती। पर अगली सुबह जब वह वापस आई तो उसका चेहरा पूरी तरह चमक रहा था और गुलाबी था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह बस शर्मा कर हंसने लगी। बिल्कुल नासमझ लड़की थी। मैंने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया, पर सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ी उत्सुकता हो रही थी। शायद यह मेरी उम्र का असर था। सम्राट काफी भले इंसान लग रहे थे, जो सभी को बराबरी का मौका दे रहे थे। कुछ दिनों बाद वही सेवक मेरे पास आया और बताया कि सम्राट ने आज रात के लिए मेरा नाम चुना है। उसने थोड़ा झिझकते हुए मुझसे दोबारा पूछा, क्या आप वाकई नोबल लेडी शेन हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, चलो, सम्राट को इंतजार मत करवाओ। वहाँ छोड़ने के बाद भी वह सेवक थोड़ा परेशान लग रहा था। इस आदमी को क्या दिक्कत थी? खैर, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। जब वह चला गया तो मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। बाहर कदमों की आवाज आई और सम्राट ने दरवाजा खोला। वह मेरे बिस्तर के पास आकर खड़े हो गए। जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठकर बैठ गई और मेरा सामना एक युवा लड़के से हुआ। वह तस्वीरों से भी ज्यादा हैंडसम था। उस पल मुझे अपने पिता के फैसले पर बहुत गर्व हुआ। यह सम्राट बिल्कुल मेरी पसंद के थे। लेकिन जैसे ही मैं अचानक बैठी, वह डर गए और कई कदम पीछे हट गए। उन्होंने थोड़ा हैरान होकर कहा, नोबल लेडी शेन। मैंने एक नखरीली मुस्कान के साथ जवाब दिया, आपकी दासी हाजिर है। उन्होंने मुझे देखा और थूक निगला। मैं कोई घमंड नहीं कर रही, पर मैं सचमुच बहुत खूबसूरत हूँ। ओवल चेहरा और तीखे नैन नक्श। वह साफ तौर पर इस मामले में नए और अनुभवहीन थे। उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया, यहाँ तक कि उनके कान के ऊपरी हिस्से भी गुलाबी हो गए। बिल्कुल बच्चे जैसे थे। मैं उनके करीब गई और धीरे से अपना हाथ उनके गले के पीछे ले गई, पर अगले ही पल उन्होंने मुझे पीछे धकेल दिया। घबराहट में सारी बोला और वहां से भाग खड़े हुए। सम्राट की अनोखी पढ़ाई। इस चयन में कुल 23 लड़कियां आई थीं। जब हम सब साम्राज्ञी माँ जीवान टोंग से मिलने इकट्ठा हुए तो मैंने चुपके से पूरे कमरे का जायजा लिया। वह लड़की भी बेहद खूबसूरत थी और दूसरी वाली भी। सम्राट होना सच में बड़ी कमाल की जिंदगी है। जब साम्राज्ञी माँ की बात खत्म हो गई तो बाकी सभी लड़कियां झुककर बाहर चली गईं। उनके जाते ही जीवान टोंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें कल रात बुलाया गया था ना? मैंने खुद अधिकारियों से कहकर तुम्हारा नाम डलवाया था। मेरा बेटा हैंडसम है ना? जब स्वर्गीय सम्राट ने मुझे गोद लेने के लिए एक राजकुमार चुनने को कहा था तो मैंने इसे तुरंत पहचान लिया था। यह छोटा सा गोलमटोल बच्चा इतना प्यारा था कि नजरें नहीं हटा पाई। तो बताओ, कल रात कैसी रही? मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, अभी बहुत छोटा है। जीवान टोंग का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे उसे किसी ने घूंसा मार दिया हो। कैसे? यह कैसे हो सकता है? मुझे कुछ अजीब लगा, पर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मुझे लगा वह सम्राट के खराब प्रदर्शन की वजह से दुखी है, इसलिए मैंने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, अभी जवान है। यह बिल्कुल नॉर्मल है। जीवान टोंग का चेहरा और काला पड़ गया। उसने तुरंत आदेश दिया, शाही स्टडी रूम के लिए मेरी पालकी तैयार करो। नए सम्राट बहुत व्यस्त रहते थे। अंदरूनी महल में उनका आना महीने में उंगलियों पर गिना जा सकता था। महल में 23 लड़कियां थीं और उन्होंने कुल मिलाकर सिर्फ 8 को ही बुलाया था। देखा जाए तो मैंने पूरे एक महीने से सम्राट को नहीं देखा था। मैं अपने दिन शू जिंग के साथ तरबूज के बीज खाते और उपन्यास पढ़ते हुए बिताती थी। जिंदगी काफी आराम से कट रही थी, पर शू जिंग आजकल बहुत दुखी रहने लगी थी और दिन भर आहें भरती थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने मेरा हाथ पकड़कर रोना शुरू कर दिया। वह बचपन से ही रोतलू थी। मुझे नहीं पता था कि साम्राज्ञी माँ बनने के बाद भी उसकी यह आदत नहीं जाएगी। पिछली बार वह इतनी फूट फूट कर तब रोई थी जब हम दोनों चुपके से देश के सबसे बड़े विद्वान को देखने गए थे। वहाँ इतनी भीड़ थी कि वह सीधे उनके पैरों में जा गिरी थी। उसके बाद वह 3 दिन तक लगातार रोती रही
और प्यार से तौबा कर ली, पर अगले ही पल उसे किसी और अधिकारी के बेटे पर क्रश हो गया। वैसे उस लड़के से मैं कुछ साल पहले मिली थी, अभी 30 का भी नहीं हुआ और उसके सिर के बाल उड़ चुके हैं। वह विद्वान फिर भी बेहतर था, उसके सिर पर बाल तो थे पर अब वह अधेड़ उम्र का और मोटा हो गया था। मैंने सम्राट के फिट शरीर के बारे में सोचा और मन ही मन एक ठंडी सांस ली। जवानी वाकई एक अनमोल चीज है। तभी जीवान टोंग ने मेरी आस्तीन खींचते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी कितनी मुश्किल है। मैंने कहा, क्या? मैं तो नहीं रो रही। और तुमने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया? वह सीधे बैठकर मुझे बड़ी गंभीरता से देखने लगी। गीगी, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक कर दोगी? उसने मुझे बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मुझे लगा कि वह शायद मेरे लिए कुछ अच्छे दिखने वाले नौकर या साथी भेजने वाली है, पर कोई साथी नहीं आया। उसकी जगह एक बेहद गुस्से में तमतमाया हुआ सम्राट मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वह दिखने में काफी तीखे नैननक्श वाला पर बच्चे जैसे चेहरे वाला लड़का था, जिसमें युवाओं जैसी गर्मजोशी और गुस्सा था। अफसोस कि उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन ने उसके अच्छे चेहरे को बिगाड़ रखा था। जैसे ही वह अंदर आया, शू जिंग डरकर एक कोने में दुबक गई। वह हमेशा सम्राट के गुणगान गाती रहती थी, पर अब जब वह सामने थे तो वह नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। मैंने आगे बढ़कर सम्राट को एक बेहद शालीन और शाही अदब के साथ सलाम किया। मैंने सोचा, इसे कहते हैं एक बड़े घर की बेटी का सलीका, सीखो कुछ। सम्राट ने मुझसे खड़े होने को कहा। उनका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। तुमने साम्राज्ञी माँ से क्या कहा? मैंने अपनी आंखें घुमाई और पूरी मासूमियत से कहा, आपकी दासी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चिरकर अपने नाक के ऊपरी हिस्से को दबाया। अगले कुछ दिनों तक साम्राज्ञी माँ से दूर रहो, अपने महल में ही रहो और धार्मिक ग्रंथों की नकल कॉपी करो। नहीं प्लीज, पढ़ने से मेरे सिर में दर्द होता है। मैंने बात बढ़ाने की कोशिश की, पर वह सुनने को तैयार नहीं थे और जाने के लिए मुड़ गए। जाते जाते मैंने कहा, आपको पता है चियान आपको बचपन में गोद में खिलाती थीं। क्या आप थोड़ी तो दया नहीं दिखा सकते? पर कोई फायदा नहीं हुआ। छोटे सम्राट चले गए। माम बेटे के बीच जो भी चल रहा था उसमें मुझे क्यों घसीटा जा रहा था। खैर, अब कोई रास्ता नहीं था तो मैंने ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। सम्राट ने मुझ पर नजर रखने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी भी तैनात कर दी थी। आज रात फिर से शू जिंग की बारी थी। वह हाथ में एक किताब लेकर बड़े उत्साह से बाहर जा रही थी। मैंने उसके हाथ से किताब छीन ली। पिछली बार महाराज और मैंने शासन व्यवस्था पर चर्चा की थी। कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आई थीं, तो मैंने सोचा आज रात उनसे पूछूंगी। मैंने हैरान होकर पूछा, तुम दोनों कितनी देर तक यह सब करते रहे? पूरी रात। हम पूरी रात बैठकर टेक्स्ट किताबों पर चर्चा करते रहे। चर्चा? कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ बहस। मेरा सिर चकरा गया। मुझे बड़ा झटका लगा। तो इसका मतलब सम्राट हर रात लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई और चर्चा करने के लिए बुलाते हैं। महीने के बीच में फिर से मेरी बारी आई। यह जानने के बाद कि वहाँ कोई असली रोमांस नहीं होने वाला बल्कि सिर्फ पढ़ाई होगी, मेरी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सम्राट के आने से पहले ही मैंने अपने जूते उतारे और बिस्तर पर जाकर सो गई। पूरी रात कविता और साहित्य का लेक्चर सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर जैसे ही मेरी आंख लगी, दरवाजा जोर से खुला और मेरी नींद टूट गई। मैं हड़बड़ाकर उठी और सामने सम्राट खड़े थे। उनकी आंखें बहुत मासूम और पिल्ले पपी जैसी थीं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। मैंने मन ही मन खुद को डांटा, शेन नाजी, तुम क्या सोच रही हो? यह जीवान टोंग का बेटा है, नाम के लिए ही सही। सम्राट ने कहा, नोबल कंसोर्ट शेन आजकल काफी आराम से रह रही है। उनका मूड ठीक नहीं लग रहा था। मैंने माहौल को भांपते हुए बिस्तर से उतरकर कर्टसी सलाम कि यह सब महाराज की कृपा है। अच्छा, क्योंकि मेरी जिंदगी तो आजकल बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। मुझे सुनने में आया है कि पिछली बार के प्रदर्शन से नोबल कंसोर्ट शेन काफी असंतुष्ट थीं। शायद आज रात हमें नोबल कंसोर्ट को उनकी मनपसंद चीज देनी चाहिए ताकि महल की अफवाहों को शांत किया जा सके। मैंने घबराकर कहा, महाराज आप यह क्या कह रहे हैं? आप तो एक शक्तिशाली ड्रैगन की तरह है। जैसे जैसे सम्राट मेरी बात सुन रहे थे, उनका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। ऐसा लाल जो सामान्य नहीं था। गंदे और अश्लील उपन्यास पढ़ने के मेरे सालों के अनुभव ने मुझे तुरंत बता दिया कि उन्हें कोई नशीली दवा, एफ्रोडिसिएक दवा दी गई थी और पूरे महल में सम्राट को नशा देने की हिम्मत सिर्फ एक ही महिला में हो सकती थी। वह वाकई मेरी सबसे पक्की सहेली थी। सम्राट ने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उनकी आंखें भारी थीं और कांपती आवाज में उन्होंने मेरा नाम पुकारा। असल में हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। सालों पहले वह एक कमजोर राजकुमार थे जिन्हें ठंडे महल कोल्ड पैलेस में अकेला छोड़ दिया गया था और बाकी राजकुमार उन्हें परेशान करते थे। उस साल
मैं अपने पिता के साथ महल आई थी और जब वह पानी में गिर गए थे तो मैंने ही उन्हें बाहर निकाला था। तब भी उन्होंने मुझे इसी तरह कसकर पकड़ लिया था जैसे कोई छोटी बिल्ली हो और मुझसे रुकने की भीख मांग रहे थे। उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा था जैसे दुनिया में उनकी आखिरी उम्मीद हूँ। मैंने उस दिन उनसे झूठ बोला था कि मैं कल फिर खेलने आऊंगी, पर मैं कभी वापस नहीं आई। एक मंत्री की बेटी का किसी राजकुमार से चुपके से मिलना बड़ा अपराध था। मैं लापरवाह जरूर थी, पर मुझे अपनी हदें पता थीं। मुझे लगा था कि वह मुझे कब का भूल चुके होंगे। मैंने सम्राट के चेहरे को अपने करीब आते देखा, अपनी किस्मत को स्वीकार किया और आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह बहुत जल्दी जीवान टोंग भागती हुई मुझसे मिलने आई। मैं अभी अभी उठी ही थी और शूजिंग मेरी पीठ के निचले हिस्से के दर्द को सहला रही थी। जीवान टोंग की आंखें लालटेन की तरह चमक उठीं। उसने शूजिंग को बाहर भेजा और मेरे करीब आकर फुसफुसाते हुए पूछा कि रात कैसी रही। मैंने कराहते हुए कहा, पूरी रात उसे संभालते संभालते मेरी पीठ का कचरा हो गया। कल रात मुझे लगा था कि कोई दमदार सम्राट अपनी हीरोइन को बाहों में उठाएगा, पर वह अचानक रुक गए और ठंडे पानी के लिए चिल्लाने लगे। जब बहुत देर तक कोई पानी लेकर नहीं आया तो मैंने खुद उन्हें उठाया और सीधे कमल के तालाब लोटस पोंड में फेंक दिया। फेंकने में थोड़ी ज्यादा ताकत लग गई जिससे मेरी पीठ में मोच आ गई। शुरुआती पतझड़ की सुबह का वह तालाब काफी ठंडा और धुंध से भरा था। वह पानी में पूरी तरह भीगे हुए खड़े थे और मुझे एक अजीब नजर से देख रहे थे, बिल्कुल एक बेसहारा छोटे कुत्ते की तरह। सच कहूं तो ठंडे पानी की मांग उन्होंने ही की थी, पर अब चेहरा ऐसा बना रहे थे जैसे उनके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। वह नौटंकी किसके लिए थी? मैं तालाब के किनारे बैठी उन्हें देखती रही, फिर हाथ झाड़कर वहां से चली आई। सम्राट को तालाब में फेंकना कोई छोटी बात नहीं थी, पर मेरे पिता कौन है? देश के प्रधानमंत्री। मैंने सुना है कि तब से बेचारे बूढ़े पिताजी को हर दिन कोर्ट में खरी खोटी सुननी पड़ रही थी। मैंने तो अभी तक ड्रग वाली बात किसी को बताई भी नहीं थी। दूसरी तरफ जीवान टोंग उस बात को भूलकर मेरे गले लगकर रोने लगी। वह बचपन से ही ऐसी थी। 8 साल की उम्र में जब मैं तलवार घुमा रही थी तो गलती से उसके आधे बाल कट गए थे और वह 3 दिन तक रोई थी। तब मुझे एहसास हुआ था कि इस राजधानी में इतनी ज्यादा रोने वाली लड़की भी हो सकती है। पैर में चोट लगे तो रोना, खरगोश मर जाए तो रोना, उसके हिस्से का केक खा लूं तो रोना। और आज वह देश की साम्राज्ञी माँ थी, पर रोने की आदत अब भी नहीं गई थी। मैंने अपने सिर के दर्द को दबाते हुए पूछा, अब क्या बात है? मुझे लगता है उसकी महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो अभी कुछ दिन पहले ही पता चला। जब भी कोई रखेल कंसोर्ट उसके पास जाती है, वह पूरी रात या तो उनके साथ धार्मिक किताबों पर चर्चा करता है या राजनीतिक रणनीतियों पर बहस करता है। अगर कोई लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती तो वह उसे बातचीत के बीच में ही सो जाने को कह देता है, और अगर कोई पढ़ी लिखी मिल जाए तो उसे पूरी रात जगाकर बातें करता है। कई लड़कियां रोते हुए मेरे पास आई है और उन्होंने कसम खाई है कि वे दोबारा उसके पास जाने से बेहतर मरना पसंद करेंगी। तो अब हम क्या करें? उसने कहा, उसे रिझाओ, सेड्यूस हिम। मैंने दरवाजे पर खड़ी नौकरानी की तरफ देखा जो हमारी बातें सुनने के लिए कान लगाए खड़ी थी। जीवान टोंग ने मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बेहद गंभीरता से कहा, मेरी बात सुनो। इस पूरे महल में तुम इकलौती इंसान हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। साम्राज्य के वारिस का यह मामला बहुत बड़ा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी काम सौंप रही हूँ। मैंने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जीवान टोंग, तुम क्या सोच रही हो? मेरे मुंह से आवाज थोड़ी ज्यादा तेज निकल गई थी, इसलिए मैंने तुरंत आवाज धीमी की। तुम चाहती हो कि मैं उसे रिझाऊं? वह तुम्हारा बेटा है, जीवान टोंग ने शांति से जवाब दिया, पर तुम तो पहले से ही उसकी रानी हो। बात वह नहीं है। अगर यह बात बाहर आ गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। हमारे पुराने दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वे कहेंगे कि मुझमें जरा भी शर्म नहीं है। वैसे भी वह मेरा सगा बेटा नहीं है। फिर भी यह नहीं होने वाला। तभी जीवान टोंग ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार निकाला। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। इस दुनिया में तुम ही मेरी एकमात्र सच्ची सहेली हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं क्या करूंगी? जब मेरा समय आएगा तो मैं स्वर्गीय सम्राट का सामना कैसे करूंगी? अगर ऐसा ही है तो अच्छा होगा कि मैं अभी उनके पास चली जाऊं। वही पुरानी तरकीब। मैंने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़ा। तुमने ये सारी बेशरम तरकीबें कहाँ से सीखी है? गीगी, बस हाँ कह दो ना। उसने मुझे पूरी तरह से थका दिया था। ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। इस बारे में किसी तीसरे इंसान को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जीवान टोंग पूरी तरह संतुष्ट होकर चली गई और मैं अकेली बैठकर खुद पर गुस्सा कर रही थी कि कैसे मैंने उसकी बातों में आकर एक बार फिर इस मुसीबत को अपने गले लगा लिया था।
सम्राट सियू के शयन कक्ष में घुसना उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान निकला। जब सियू अंदर आए तो उन्होंने मुझे अकेले उनके बिस्तर पर पाया। मेरे बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे, मानो मैं किसी खूबसूरत पेंटिंग से निकलकर आई हूँ। असल में मैंने जानबूझकर अपने बालों की सारी पिनें निकाल दी थी ताकि थोड़ा कातिलाना लुक आए। बाद में सियू ने मुझे बताया था कि उस वक्त उन्हें लगा जैसे कोई चुड़ैल या भूत उनके बिस्तर पर चढ़ आया हो। वह बुरी तरह डर गए थे। काफी देर तक घूरने के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे पहचाना। मैंने अपनी सबसे नशीली मुस्कान के साथ चेहरा उठाया और कहा, महाराज, आपकी दासी हाजिर है। आपकी दासी आपका इंतजार कर रही थी। सियू ने अपनी आंखें सिकोड़कर मुझे देखा। क्या तुम्हें किसी ने मारा है? मैंने चौंक कर कहा, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों लगा? तो फिर तुम्हारे गाल इतने पीले क्यों दिख रहे हैं? मेरी मुस्कान वहीं गायब हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यह मुमकिन है कि जो ब्लश, लाली मैंने इतने चाव से लगाया था वह इन्हें पी लिया जैसा लग रहा है। सियू ने थोड़ी देर और मेरे चेहरे को घूर कर देखा और सीधे शब्दों में कहा, अगली बार से इसे मत लगाना, बहुत अजीब लग रही हो। मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए कहा, महाराज, रात काफी हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए। सियू ने आधी अधूरी मुस्कान के साथ मुझे देखा। मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर आपकी दासी को भी नींद नहीं आ रही? मैं पूरी रात आपका साथ दूंगी, मैंने चुनौती भरे लहजे में कहा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि वह जाग नहीं पाएंगे। पर मेरा यह अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। वह सचमुच पूरी रात जागते रहे और अगली सुबह बिल्कुल तरोताजा और एक्टिव होकर सुबह की अदालत दरबार के लिए निकल गए। दूसरी तरफ मुझे दो बड़े बड़े डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे काले घेरे के साथ वापस मेरे कमरे में पहुंचाया गया। मैं होश और बेहोशी के बीच अपने बिस्तर पर गिरने ही वाली थी कि तभी घोषणा हुई, साम्राज्ञी मां पधार रही है। जीवान टोंग फिर आ गई थी। आते ही उसने पूछा, हाँ तो कल रात क्या हुआ? उसने जैसे ही मेरी आंखों के नीचे के काले घेरे देखे, उसका चेहरा उतर गया। मैंने रोते हुए कहा, जीवान, अब मुझसे यह सब नहीं होगा। मैं बूढ़ी हो रही हूँ। इस काम के लिए किसी फुर्तीली और जवान लड़की को ढूंढो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जिंदगी के कुछ साल कम हो जाएंगे। मेरे पिता ने मुझे महल में आराम की जिंदगी जीने के लिए भेजा था, इस तरह तड़पने के लिए नहीं। मैंने देखा कि जीवान की आंखों में फिर से आंसू तैरने लगे थे, तो मैंने तुरंत बात पलटने के लिए एक नया पैंतरा सोचा। जड़ी बूटियों का सूप और सम्राट का गुस्सा। कुछ दिनों बाद एक शांत और धूप से भरी दोपहर में सम्राट अचानक बिना बताए मेरे कमरे में घुस आए। मैं उस वक्त शू जिंग के साथ मजे से तरबूज के बीज छील कर खा रही थी। मैंने ऊपर देखा तो सियू का चेहरा किसी कड़कते तूफान जैसा काला पड़ा हुआ था। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मदद के लिए शू जिंग की तरफ देखा, पर वह डरपोक गद्दार तुरंत पीठ दिखाकर वहां से भाग खड़ी हुई। सियू ने गुस्से में कहा, नोबल कंसोर्ट शेन, तुम भी ना कमाल हो। इन पिछले कुछ दिनों से ये कछुए का सूप और ताकत की दवाइयाँ भेजने का क्या मतलब है? मैंने बात संभालते हुए कहा, महाराज, कछुआ और सॉफ्ट शेल कछुआ दोनों एक ही जीव होते हैं, बात मत बदलो। वह चिल्लाए तो मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। शेन नाजी, मुझे ये सारी ताकत की दवाइयाँ भेजने के पीछे तुम्हारी क्या मंशा है? मैंने मासूमियत से कहा, आपकी दासी को लगा कि थोड़े ताकतवर कार्य आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहेंगे और इससे शाही वारिस की खुशखबरी भी जल्दी मिलेगी। सियू गुस्से में हंस पड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। आपकी दासी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। सियू बिल्कुल मेरे करीब आ गए और अपने हाथ से मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया। मैंने जिद में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ऐसा लगता है कि नोबल कंसोर्ट शेन ने अपनी पुरानी हिम्मत खो दी है। वह उम्र में मुझसे काफी छोटे थे, फिर भी न जाने क्यों उनके इतने करीब आने से मेरा चेहरा शर्म से लाल होने लगा। शायद मैं इस महल में इतने लंबे समय से थी और यहाँ पुरुषों के दर्शन इतने दुर्लभ थे कि इस छोटी सी बात ने भी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। यह सचमुच लाइलाज बीमारी थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? सियू ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। अगले ही पल मुझे लगा जैसे मेरा वजन खत्म हो गया है। उन्होंने मुझे सीधे जमीन से ऊपर उठा लिया था। मैं घबरा गई और घबराहट में मेरे मुंह में जो आया मैं बकती चली गई, महाराज, आपकी दासी को याद है जब मैंने आपको पहली बार एक छोटे से बच्चे के रूप में देखा था? विश्वास नहीं होता कि आप इतने बड़े हो गए हैं। क्या आपको वसंत का वह दिन याद है जब मौसम कितना सुहाना था और आपने खरगोश के ऊपर पेशाब कर दिया था? शेन नानजी, सियू दहाड़े। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सियू ने अपने दांत भींचते हुए एक हंसी दबाई। तुम सच में कमाल हो। मैंने चुपके से राहत की सांस ली, पर मेरे सीने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। महल की साजिश और जीवान का रौद्र रूप। इस घटना के कुछ ही समय बाद महल में खबर फैली कि ग्रैंड ट्यूटर की शालीन और संस्कारी बेटी जेलान यिन गर्भवती है। जब जीवान टोंग ने यह सुना
तो उसने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें उस तरह की लड़कियां पसंद आएंगी। वह दिखने में बहुत नाजुक है, जैसे कोई सफेद फूल जो हवा के एक झोंके से टूट जाए। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस खबर के बाद सियू मुझसे मिलने आएंगे। शेन नानजी, उन्होंने मुझे पुकारा और मैं तुरंत खड़ी हो गई। उस दिन के बाद से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। सियू का चेहरा अब भी वही मासूम था, पर उनकी आंखों में अब एक ऐसा गहरा साया था जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने अंदर आकर मुझे कसकर गले लगा लिया। नानजी, कुछ नहीं, मेरा मतलब है कुछ नहीं। वह रुके। उन्होंने मुझे छोड़ा और चुपचाप मेरे सामने खड़े हो गए, मानो वह अंदर से पूरी तरह टूट रहे हों। काफी देर बाद उन्होंने बेहद धीमी आवाज में कहा, तो तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मुड़े और चले गए, मुझे पूरी तरह असमंजस में छोड़ गए। मेरे सीने में एक ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने उसे धीरे से भींच दिया हो, एक ऐसा दर्द जिसे मैं भुला नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि मुझे किसी हकीम, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पर मुझे उसका मौका ही नहीं मिला। मुसीबत उससे पहले ही आ गई। जेलान यिन मेरे कमरे में आई। उसका पेट साफ दिख रहा था। वह हमेशा की तरह बहुत मासूम और कमजोर लग रही थी, लेकिन अगर उसने जानबूझकर मेरा हाथ पकड़कर खुद को मेरी तरफ धक्का न दिया होता और फिर नाटक करते हुए खुद को पानी में न फेंका होता, तो शायद मैं भी उसे एक पवित्र और बेकसूर लड़की मान लेती। बदकिस्मती से जेलान यिन का बच्चा गिर गया। वह जो बूढ़ी दाई अपने साथ लाई थी, उसने मुझे कई थप्पड़ मारे। मैंने भी पलटकर जवाब दिया, पर वह बूढ़ी औरत डरावनी हद तक ताकतवर थी। उस वक्त मुझे लगा कि मुझे बचपन में अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए थी और घुड़सवारी व आत्मरक्षा के अभ्यास के दौरान आलस नहीं करना चाहिए था। मेरी पूरी जिंदगी में मेरे साथ कभी ऐसा बुरा बर्ताव नहीं हुआ था। ठीक उसी समय जीवान टोंग वहां आ पहुंची। जब उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ के लाल निशान देखे तो उसकी आंखों से मानो अंगारे बरसने लगे। मैंने जीवान को पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। मेरे साथ वह हमेशा बहुत नरम और थोड़ी बच्ची जैसी रहती थी। मैं देखती रह गई जब जीवान सीधे जेलान के कमरे में घुस गई। जेलान वहां बैठी अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछ रही थी और जीवान ने सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक शाही कंसोर्ट को पीटने के लिए एक दाई को आदेश देना, तुम्हें यह दुस्साहस करने की हिम्मत किसने दी? जीवान की कड़कती आवाज सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन रह गया। साम्राज्ञी माँ, इस दासी का वो मतलब नहीं था। दाई ने तो बस मेरे खोए हुए बच्चे के दुख में ऐसा किया। मेरा मासूम बच्चा। जेलान यिन फिर से फूट फूट कर रोने लगी, पर जीवान टोंग आज किसी के बहकावे में आने वाली नहीं थी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, असल में यह बच्चा कैसे गिरा? नोबल कंसोर्ट शेन, उन्होंने मुझे धक्का दिया था। जीवान ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने सफेद झूठ बोलो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसका कोई सबूत नहीं छूटा? कोई है? इस बेशरम औरत को यहाँ से घसीट कर बाहर ले जाओ और कोल्ड पैलेस, काले पानी जैसी सजा के महल में डाल दो। जेलान यिन का चेहरा पीला पड़ गया। मुझ पर अन्याय हुआ है, मैं बेकसूर हूँ, पर उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। दो मजबूत दासियां अंदर आईं और उसे पकड़कर ले गईं। जाते जाते जेलान के मुंह से कुछ अजीब शब्द निकले, यह सही नहीं है। तुम प्राचीन राजवंश के लोगों को इस तरह काम नहीं करना चाहिए। सीरियल्स और नाटकों में तो ऐसा कभी नहीं दिखाते। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती, दासियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसे घसीटते हुए ले गईं। जब हम वापस जीवान के आंगन में आए तो उसने आखिरकार खुद को शांत किया। तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो, किसी के भी बिछाए जाल में फंस जाती हो। यिन परिवार कोई छोटा नाम नहीं है। ग्रैंड ट्यूटर के संबंध हर जगह है। अगर वे हंगामा करेंगे तो हमें कुछ समय के लिए व्यस्त रहना पड़ेगा। खैर, उस लड़के सम्राट को भी थोड़ा भुगतने दो। जीवान बिना किसी औपचारिकता के सम्राट को वह लड़का कह रही थी। मैंने पूछा, तो इसका मतलब तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि जेलान यिन ने मुझे फंसाया है? जीवान मुस्कुराई, इतने कम समय में मुझे सबूत कहाँ से मिलता? मैं तो बस तुक्का मार रही थी, ब्लफिंग। शायद वह डर जाए और खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। पर एक बात बताओ, अगर तुमने सच में जलन में आकर उसे धक्का दिया होता तो क्या हुआ? अगर तुमने आज जेलान यिन को पीट पीट कर उसका कचुम्बर भी बना दिया होता, तब भी गलती उसी की होती। हम दोनों साथ पले बड़े हैं। तुम कैसी इंसान हो यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस दिन मैंने इस महल में कदम रखा था, मैंने खुद से वादा किया था कि अगर मेरे पास कभी ताकत आई तो मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी नजरों में इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं है। इसके अलावा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस औरत की बातें हमेशा इतनी भावुक होती थीं कि मेरी खुद की आंखें भर आती थीं। उसी शाम जब सियू दरबार से लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वह गुस्से में तमतमाए हुए मेरे कमरे में आए, पर अंदर आते ही सबसे पहले उन्होंने मेरे चेहरे के बारे में पूछा, क्या तुमने इस पर दवा लगाई? मैंने धीरे से पूछा, सियू,
क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? किस बात के लिए नाराज? इस बात के लिए कि तुम अपना ध्यान नहीं रख पाई। रही बात जेलान यिन की, तो वह वहीं बंद रहेगी। यह मामला यहीं खत्म होता है। और वाकई यह मामला वहीं खत्म हो गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जेलान यिन के पेट में जो बच्चा था वह कभी सम्राट का था ही नहीं। उसने सम्राट के नशे में होने का फायदा उठाकर यह झूठी कहानी गढ़ी थी। सियू शाही परिवार की बदनामी नहीं चाहते थे और ग्रैंड ट्यूटर के परिवार की सदियों पुरानी इज्जत को बनाए रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चुपचाप उस बच्चे को अपना नाम दे दिया था ताकि बाद में इस मामले को सुलझा सके, शायद उसे महल से रिहा करके वापस भेज देते। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जेलान यिन इस हद तक गिर जाएगी। वह डर गई थी कि बच्चे के जन्म के बाद उसका सारा झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने मुझे फंसाने की यह घिनौनी साजिश रची। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सियू उसका खेल शुरू से जानते थे। वह तो बस ग्रैंड ट्यूटर की साख की वजह से चुप थे। सोचकर भी अजीब लगता है कि ग्रैंड ट्यूटर जैसे सीधे और सम्मानित व्यक्ति की बेटी के सीने में एक नागिन का दिल था जो अपने अजन्मे बच्चे को भी मोहरा बनाने को तैयार थी। बाद में खबर आई कि जेलान यिन को उसके प्रेमी के साथ साम्राज्ञी माँ के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। जब मैंने महल की दासियों को इस बारे में फुसफुसाते हुए सुना तो मेरे मन में एक अजीब सी उदासी छा गई। आखिरकार जेलान यिन को वापस उसके परिवार के पास भेज दिया गया। सुनने में आया कि वह पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी थी और दिन रात बस यही बड़बड़ाती रहती थी, मुझे वापस अपने घर जाना है, मुझे इस सपने से जागना है। महल की राजनीति का मेरा पहला स्वाद इतनी जल्दी और इस तरह खत्म होगा मैंने नहीं सोचा था। इसके कुछ समय बाद मेरे पिता ने अपनी नौकरी से संन्यास ले लिया और अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया। वह खास तौर पर मुझसे मिलने महल आए। नाजी, इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं होंगे। अब से जब भी कोई मुसीबत आए उसका सामना खुद करना, और कुछ भी हो जाए मेरा नाम मत घसीटना। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपने सालों से चुपके बहुत पैसे जमा किए हैं, आप निश्चित रूप से मेरा खर्चा उठा सकते हैं। पर पिताजी ने साफ मना कर दिया, अब मैं अपनी जिंदगी अपने लिए जीने जा रहा हूँ, तुम्हें साथ ले जाना सिर्फ एक बोझ होगा। इसलिए मैंने भी तय किया कि अब मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। मेरा ध्यान शरद ऋतु के उस भोज मिडटर्म बैंक्वेट की तरफ गया जब सियू ने मेरे पूरे बालों में फूल सजा दिए थे और कहा था, अगर तुम कभी महल में नहीं आई होती तो तुम बाहर की दुनिया में एक बहुत ही धाकड़ और बेखौफ महिला बनती। उन शब्दों ने मुझे थोड़ी देर के लिए सोच में डाल दिया था। अगर मैं कभी महल नहीं आती तो मैं अभी क्या कर रही होती? शायद अपने बड़े भाई की बेटी पैनर के साथ रसोई में छिपकर मिठाइयाँ चुरा रही होती, या शायद घर की बिल्ली के सोने का इंतजार कर रही होती ताकि चुपके से जाकर उसकी पूंछ खींच सकूं। या अगर मेरा मूड होता तो गली के नुक्कड़ तक टहलते हुए जाती और मीठे फूलों का सूप पीती। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि वे मुझसे सिर्फ शांति और खुशियां चाहते हैं, और सचमुच मेरी जिंदगी का पहला हिस्सा वैसा ही बीता था। अब बाकी के आधे हिस्से का फैसला मुझे खुद करना था। मैं अभी कुछ सोच ही रही थी कि सियू फिर से आ गए। आजकल वह बहुत बार मेरे कमरे में आने लगे थे। आज वह अपने साथ बाहर से मिली कोई अनोखी और सुंदर चीज लेकर आए थे जिसे दिखाने के लिए वह बहुत उत्सुक थे। जियांगनान से अभी अभी ताजे फल आए हैं, मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हारे पास भिजवा दूं। मैंने हंसते हुए कहा, आप इस देश के सम्राट हैं, क्या आपके पास करने के लिए इससे बेहतर कोई काम नहीं है? उन्होंने पूरी गंभीरता से मेरी आंखों में देखकर कहा, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो और हमेशा रहोगी। पता नहीं कब से यह आदमी इतनी संजीदगी और ईमानदारी से बातें करने लगा था। नाजी, उस दिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अगले दिन वापस आओगी, पर तुमने अपना वादा तोड़ दिया। उन्हें वह बचपन की बात अब तक याद थी। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, सिर्फ हम दोनों। क्या तुम मुझे दोबारा अकेला छोड़ना बंद कर सकती हो? उनकी आंखें इतनी चमकदार और उम्मीद से भरी थीं कि उन्हें मना करना नामुमकिन था। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी इस साम्राज्य और जीवान टोंग के साथ ही उलझी रहेगी। पर सियू के उस चेहरे को देखकर जो पहाड़ के चांद की तरह साफ और चमकदार था, मुझे इस बंधन से कोई शिकायत नहीं थी। जिस दिन यह पक्का हुआ कि मैं मां बनने वाली हूं, सियू ने अपने पूरे हरम बाकी रानियों के निवास को भंग कर दिया। शू जिंग भी मुझसे विदा लेने आई। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, पर शायद गर्भावस्था की वजह से सामान्य से ज्यादा भावुक हो गई थी। हमने किताबों में कितनी जुदाई की कहानियां साथ पढ़ी थीं, पर जब यह असल जिंदगी में सामने आया तो इसका दर्द किताबों से कहीं ज्यादा गहरा था। सियू मेरा रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो हम शू जिंग को यही तुम्हारे पास रोक लेते हैं। जैसे ही शू जिंग ने यह सुना, उसने तुरंत मेरे हाथ छोड़े और वहाँ से 9-2-11
तैयार हो गई। इस दासी का महल में अपनी जवानी बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं है। राजधानी में बहुत से अच्छे और जवान लड़के मेरा इंतजार कर रहे हैं। सीयू ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, कौन? जरा एक का नाम तो बताओ। इसके बारे में सोचना भी मत। कहना आसान था, पर मेरी डिलीवरी प्रसव बहुत मुश्किल थी। पूरी रात बीत गई पर बच्चा नहीं हुआ। मुझे बाद में बताया गया कि सीयू पूरी रात मंदिर में घुटनों के बल बैठे रहे और बिना रुके प्रार्थनाएं और मंत्र पढ़ते रहे। उन्होंने मेरी सलामती के लिए अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा दी थीं। उनके लिए बस मेरा सुरक्षित वापस आना ही मायने रखता था। मुझे उनके राज्याभिषेक का वह साल याद आया जब मैं उन्हें जबरदस्ती एक मंदिर में प्रार्थना करने ले गई थी और वह मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर अपनी ठुड्डी उठाकर गर्व से कह रहे थे, मैं कभी भगवान या बुद्ध पर विश्वास नहीं करता, मैं सिर्फ खुद पर भरोसा करता हूँ। और आज वही इंसान भगवान के सामने घुटने टेके बैठा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही महल में एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। एक छोटी राजकुमारी ने इस दुनिया में सुरक्षित कदम रखा था। सीयू ने उसका नाम फुआन रखा, जिसका मतलब है सौभाग्य और शांति। वे चाहते थे कि हमारी छोटी राजकुमारी पूरी जिंदगी सुरक्षित और खुशहाल रहे। आखिरकार एक सम्राट के पास भले ही दुनिया की सारी ताकत हो, पर अंत में वह भी अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक सुरक्षित और सुखी जीवन ही चाहता है। आपको एम्परर का बिहेवियर कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताओ।